पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कैसे होता है और कौन सी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं, एंड हाउ वी ऑब्टेन द पेट्रोलियम. Once the petroleum has been obtained, it is in raw form. It cannot be used until it is refined. ये जो क्रूड ऑयल है ना, बड़ा सा विस्कस सा जो लेयर होता है, ये हमारे काम का नहीं है. हमें काम करने के लिए इसको रिफाइन करना पड़ता है और डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं इसको रिफाइन करने के लिए. टू give us naphtha, we need a different process called reforming. If we need gasoline, we need a different process. Maybe we can get gasoline by cracking. Then if we want to break the viscosity of something, there's a different process called vis breaking. All these processes would be told to you in PRE. ये सारी डिटेल में वहाँ पर आएंगी, मैं सिर्फ इनको मेंशन कर रहा हूँ. पर कहने का मकसद ये है कि आपने पेट्रोलियम को रिफाइन करना पड़ेगा टू मेक इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. रॉ क्रूड इज यूजलेस फॉर अस. अब आते हैं बात रिफाइनिंग के ऊपर. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, it is a process to remove impurities and separate out the oil in various fractions based on boiling point. देखें, जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन को सेपरेट करेंगे, ऑयल के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं. आपके पास केरोसिन होता है, गैसोलीन होती है, लाइट गैस ऑयल होता है, एलपीजी होती है, नेफ्था होता है, डीजल होता है, जेट ऑयल होता है, फ्यूल ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, यू नेम इट. सबसे नीचे सॉलिड होता है जिसको आप बिटुमिन बोलते हैं. बिटुमिन से आपके रोड बनते हैं. तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको सेपरेट करना है, दीज आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स और एपीआई ग्रेविटी. पेट्रोलियम इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जहां पर अमेरिकन यूनिट्स यूज होते हैं. तो इन अमेरिकन यूनिट्स में एपीआई ग्रेविटी की बहुत अहमियत दी जाती है. अब मैं एक दफ़ा दोबारा एपीआई ग्रेविटी का आपको फॉर्मूला रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप सुन लें, क्योंकि लिखा नहीं है. एपीआई ग्रेविटी इज 141.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5. अब ये जो एपीआई ग्रेविटी है ये बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करती है. इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द बॉइलिंग पॉइंट. वैसे तो ये होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. इसी तरह एपीआई ग्रेविटी जो है, जो सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे पहले निकलेगी. इसका सबसे एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप कोई लाइट गैस की बात कर लेते हैं, क्योंकि गैस सबसे पहले बाहर निकलेगी. मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, लेस देन 100 डिग्रीज होगा, मगर उसकी एपीआई ग्रेविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि द एपीआई ग्रेविटी कैन गो इन हंड्रेड्स. अब जो हैवी ऑयल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैन बी एक्सट्रीमली हाई अबव 500 डिग्रीज. 500 डिग्री से वो सबसे आखिर में नीचे से निकलेगा. तो उसकी मगर जो एपीआई होती है दैट इज जस्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ 10, 12, मे बी अ बिट लेस देन 10. तो इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि आप अपने पेट्रोलियम को किस बेसिस पे सेपरेट करते हो, और ये आपका रिफाइनिंग होती है. ये मैंने आपको बता दिया. एपीआई ग्रेविटी इज द इनवर्स मेजर ऑफ पेट्रोलियम लिक्विड्स डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर. अगर आपसे कोई ये पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड इन 2 टर्म्स. अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की डिफाइन करते हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज योर gravity of your substance divided by the gravity of water. दो कंडीशन पे होती हैं. divided by the gravity of water either at 40 डिग्री सेंटीग्रेड या अमेरिकन सिस्टम में 60 फ़ारेनहाइट के ऊपर. ये दो कंडीशन के ऊपर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन की जाती है. और अगर आपको गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, दैट इज द ग्रेविटी ऑफ योर गैस with respect to air at 40 degrees or air at 60 Fahrenheit. Specific gravity will have no units because it is a ratio. Then you come on to the fractional distillation of crude oil. अभी हम बात कर रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की. तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर होता है इंडस्ट्री के अंदर. बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स आपके जो सारे फ्रैक्शंस हैं वो डिवाइड होते हैं. अब ये देख लें
शुरू के अंदर आपने एक क्रूड ऑयल लिया है, क्रूड ऑयल को आपने हीट किया है फर्नेस के अंदर। क्रूड ऑयल आपके काम का नहीं है, विस्कस है। फर्नेस में हीट करने का मकसद ही ये है ताकि ऑयल फ्लो करे। आप हीट अगर बढ़ाओगे तो लिक्विड रिलेशन में क्या होता है, व्हेन द हीट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड इज इंक्रीज, द what is going to happen, the cohesive forces are going to decrease. If the cohesive forces are going to decrease, तो आपका जो लिक्विड है वो फ्लो करना शुरू कर जाएगा और आपकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। आपने इसको फ्लो कर कर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ले गए। अब बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड इनटू देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स, बट दिस इज फर्दर इन पीआरई, तो इसके बाद हम आगे इसकी बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रिफाइनरी प्रोसेसेस ऑन पेट्रोलियम। आपको सिर्फ इन प्रोसेसेस का नाम मालूम होना चाहिए कि ये प्रोसेसेस हैं क्या, पढ़ेंगे आप इनको बाद में। जो मेन प्रोसेसेस होती हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर, सबसे पहले होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट और एपीआई ग्रेविटी। उसके बाद होती है क्रैकिंग। क्रैकिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग अ लार्ज कार्बन चेन या लार्ज पेट्रोलियम फ्रैक्शन इनटू अ स्मॉलर मोर यूजफुल फ्रैक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जितना छोटा फ्रैक्शन होता है उसकी यूज़ ज़्यादा होती है। क्लासिक एग्जांपल है गैसोलीन या डीजल। तो गैसोलीन और डीजल का फ्रैक्शन कम होता है। आप क्रैकिंग करते ही इसलिए हो ताकि आप मोर गैसोलीन या मोर नैफ्था ले सको, ताकि आप उसको रिकन्वर्ट कर कर फर्दर गैसोलीन बनाओ। क्रैकिंग 3 टाइप्स की होती हैं, नाम आपको इनका बता देगा। थर्मल क्रैकिंग, हाई टेम्परेचर चाहिए। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटलिस्ट चाहिए। तीसरा क्या है, हाइड्रो क्रैकिंग, addition of hydrogen. Again, the details are further not in part of this course. Polymerization. Polymerization cracking का उल्टा होता है। Sometimes you need larger molecules फॉर यूज। कभी आपको फ्यूल ऑयल की जरूरत है या कोई और बड़े मॉलिक्यूल की जरूरत है। आपकी इंडस्ट्री सिर्फ छोटे प्रोडक्ट्स कर रही है, आपके पास बड़े की फिजिबिलिटी नहीं है, तो आप क्रैकिंग का उल्टा करोगे, आप पॉलीमराइजेशन करोगे। आप सेम चेन्स को ऐड करोगे टू फॉर्म अ लार्ज चेन। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। Absorption means you're going to absorb the gas to remove the gas and purify the petroleum fraction. अगर आपने अपना मास ट्रांसफर सही से पढ़ा हुआ होता या पढ़ा होगा तो मास ट्रांसफर के अंदर एक कॉलम को आप बोलते हैं द स्ट्रिपिंग कॉलम। जो स्ट्रिपर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स द गैस इनसाइड इट टू प्यूरिफाई। तो ये एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रिपिंग दे गो साइड बाय साइड। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इज द addition of hydrogen to break the fractions. Lastly, alkylation, आप alkyl जो चेन्स होती हैं वो ऐड करते हो अपने पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को बड़ा करने के लिए। तो ये जो आपकी हैं ये 6 मेन रिफाइनरी प्रोसेसेस हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की। ओके, अब ये देखें, दोबारा इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है ये बहुत ही एक सिंपल डायग्राम है। ये दिखा रहा है कि आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं। गैसोलीन, एलपीजी, नैफ्था, केरोसिन, डीजल, मीडियम वेट गैस ऑयल, हैवी वेट गैस ऑयल। अब ये दिखा रहा है कि कौन सी प्रोसेसेस किस पे होती है। रिफॉर्मिंग है, ये एक प्रोसेस है, सिर्फ नैफ्था पे होती है। इससे आपको छोटे कंपोनेंट मिलेंगे, देखें गैसोलीन मिल रही है। इसी तरह मीडियम वेट गैस ऑयल के ऊपर आप एल्काइलेशन करते हो या क्रैकिंग करते हो। इन पे आप एल्काइलेशन और क्रैकिंग इसलिए करते हो क्योंकि ये हैवी चेन्स हैं। जब आप इसको क्रैकिंग करोगे तो ये नैफ्था और लाइटर चेन्स में बनेंगी। जब ये नैफ्था बनेगी आप इस नैफ्था को फर्दर रिफॉर्मिंग कर दोगे। तो फर्दर रिफॉर्मिंग के साथ आपका क्या होगा, आपको मोर गैसोलीन मिलेगी और आप चाहते ही ये हो कि आपको मोर गैसोलीन मिल जाए। इसी तरह जो सबसे हैवी कंपोनेंट है रेजिडियम, उसके लिए हम कोकर यूज करते हैं। तो इसके लिए हम कोकर यूनिट यूज करते हैं। कोक का मतलब है आप कोल प्रोड्यूस करते हो, कार्बन प्रोड्यूस करते हो। चलें, और यही जो प्रोसेसेस थी वो ये इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में दिखा रही थी। ये जो सारे जो यूनिट पड़े हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग टावर पड़ा हुआ है, ये फर्दर
यूनिट पढ़े हैं। अगेन जब आप पीआरई पढ़ेंगे तो आप इसको इन डेप्थ में जाएंगे, मगर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो होती है ना, वो एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बहुत सारे इक्विपमेंट आपको निकलेंगे, मिलेंगे, ड्रम्स मिलेंगे, सेपरेटर्स मिलेंगे, टावर्स मिलेंगे, वाल्व्स मिलेंगे, तो ये पूरा एक अलग इसकी कहानी है। अब अगर मैं ये पूछूं कि कौन से टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम लिक्विड फ्यूल्स के ऊपर, टू मतलब आपको मानने के लिए कि लिक्विड फ्यूल कौन सा फ्यूल है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सबसे पहला जो टेस्ट होगा हीटिंग वैल्यू। अगेन जिसकी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी वो एक अच्छा फ्यूल है, और लिक्विड फ्यूल की आमतौर के ऊपर हीटिंग वैल्यू सॉलिड फ्यूल से ज़्यादा होती है। जब आपको मैंने सबसे पहली क्लास के अंदर चार्ट दिखाया था तो आपको उसकी हीटिंग वैल्यू से मालूम पड़ गया था कि हीटिंग वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो लिक्विड फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज थी वो काफ़ी हाई थी कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल्स। वोलेटिलिटी, अगेन वोलेटिलिटी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। जिसकी जो कंपोनेंट वोलेटाइल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो सबसे पहले निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल है। वोलेटाइल इज डायरेक्टली लिंक टू बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ग्रेविटी टेस्ट, वही बात हो गई, जो कंपोनेंट जितना भारी है उतना वो नीचे रहेगा। विस्कोसिटी इज इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ कार्बन चेन्स यू ऐड, यानी जितना ज्यादा आप कार्बन चेन ऐड करते रहोगे लिक्विड पेट्रोलियम में, नॉट ओनली इज द कलर बिकम्स डार्कर बट साइड बाय साइड उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती रहेगी, वो गाढ़ा होता रहेगा। नीचे वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत गाढ़े हैं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ फ्लो भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको कोई उनको ट्रीटमेंट करने से पहले उनको फर्नेस के अंदर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स पे हीट करना पड़ता है ताकि उनके पास एबिलिटी हो फ्लो करने की। एक दफ़ा वो फ्लो करेंगे तब आप उस पर फर्दर प्रोसेसेस करोगे। और जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो डेफिनेटली विस्कस नहीं होते, गैसोलीन देख लो, नेफ्था देख लो, तो ये विस्कस नहीं होते। इसके बाद आते हैं 2 या 3 टेस्ट जो आप अपनी बायोकेम लैब में करोगे अंडर फ्यूल एंड कंबशन, फ्यूल एंड एनर्जी। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट पॉइंट at which a fire can be formed, यानी a something ignition can be produced and combustion can takes place. फायर पॉइंट क्या होता है? फायर पॉइंट वो पॉइंट होता है या लोएस्ट पॉइंट होता है जिसके ऊपर अ फायर विल कंटिन्यूसली, अ फ्लेम विल कंटिन्यूसली कीप ऑन बर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि फायर पॉइंट जब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक आपको फ्लैश पॉइंट नहीं मिला हो। पहले आपको फ्लैश पॉइंट ढूंढना पड़ेगा विच इज द लोएस्ट पॉइंट एट विच अ इग्निशन पॉइंट कैन बी स्टार्टेड, यानी आपकी फायर स्टार्ट हो गई। फ्लैश पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू फायर के द कंबस्शन, फायर स्टार्टेड। और फायर पॉइंट क्या होता है? वो होता है जब वो जो फायर फ्लैश पॉइंट की वजह से प्रोड्यूस हुई वो कंटिन्यूसली बर्न होती रहे। तो जब वो कंटिन्यूसली बर्न होती रहे तो फिर वो होगा आपका फायर पॉइंट। इसी तरह एक चीज होती है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट डील्स विद द विस्कोसिटी। पोर पॉइंट डील्स विद द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब ये हुआ कि इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कैन फ्लो। अगर एक पोर पॉइंट का टेम्परेचर अज्यूम कर लें 300 है, 301 के ऊपर आप गए तो आपका वो जो विस्कस लिक्विड है ना, जो आपका लिक्विड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो फ्लो नहीं करेगा। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर वो फ्लो कर सकता है ना, वो उस टेम्परेचर को हम पोर पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद जो टेस्ट कंडक्ट होता है लिक्विड फ्यूल्स के लिए वो रीड वेपर प्रेशर होता है। रीड वेपर प्रेशर स्पेसिफिकली गैसोलीन के लिए होता है, यानी पेट्रोल के लिए होता है। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर। अगेन वी आर कमिंग इनटू पेट्रोलियम रिफाइनरी इनटू दिस, मगर आपने ऑक्टेन नंबर के बारे में सुना होगा। आप ऑक्टेन नंबर किस लिए यूज होता है? पेट्रोल के ऊपर यूज होता है। किस चीज के लिए? एंटी नॉकिंग। जो लेड कंपाउंड्स होते हैं नॉकिंग को, इंजन के अंदर जो नॉकिंग होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। आपने अक्सर पेट्रोल वो पीएसओ स्टेशन या तमाम पेट्रोल पंप पे देखा होगा, ऑक्टेन रेटिंग दिस, ऑक्टेन रेटिंग दैट, सुपर ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन, ये वर्ड्स पढ़े होंगे, आपने सुने होंगे। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो पेट्रोल से रिलेट करता है।
इसी तरह सीटेन नंबर आपका डीजल से रिलेट करता है, और एक इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं कि ये नंबर के ऊपर, इस नंबर के ऊपर एक अच्छी ऑक्टेन रेटिंग है, इस नंबर पे एक अच्छी सीटेन नंबर पे रेटिंग है। मैं आपको डेप्थ में लेकर जा तो सकता हूँ, मगर वो फिर बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा। ये मैंने सर आपको, जी सर बोलें। फायर पॉइंट रिपीट कर दीजिए, फायर पॉइंट रिपीट अच्छा कर दें। देखें, फायर पॉइंट अचीव करने के लिए आपको फ्लैश पॉइंट लेना पड़ता है। फ्लैश पॉइंट के बगैर फायर पॉइंट अचीव नहीं होगा। डिफरेंस क्या है? फ्लैश पॉइंट आपका लोएस्ट पॉइंट है जहां पर इग्निशन इज गोइंग टू स्टार्ट, यानी लोएस्ट टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर आपका बर्निंग शुरू हो जाएगी। अनदर नेम फॉर इग्निशन इज बर्निंग। आपकी आग लग गई, आप कंबशन कर सकते हो, मगर एक टेम्परेचर ऐसे आएगा जब वो जो आग लगी है ना, वो कंटिन्यूसली बर्न होती रहेगी, वो बुझ नहीं सकती। ये जो टेम्परेचर है, ये डेफिनेटली फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर के बाद कोई टेम्परेचर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लैश पॉइंट आपका 100 पे है, हो सकता है फायर पॉइंट आपका 105 पे हो। 105 ऐसा टेम्परेचर होगा कि इसके ऊपर आपकी आग बुझ नहीं रही है, कंटिन्यूसली बर्न हो रही है। इसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं, इन सिंपल वन लाइन। सही है? जी सर, थैंक यू। चलें सर जी। सर आपने बताया पोर पॉइंट का कि पोर पॉइंट जो है वहाँ पे हमारे पास फ्लो अचीव होता है, तो सर अगर आपने मैं ये एग्जांपल में बताया कि अगर 300 पोर पॉइंट है तो 301 पे फ्लो अचीव नहीं होगा, सर इसकी क्या रीज़न है? आई थिंक मैंने शायद गलत बोल दिया। आई शुडंट हैव सेड 301, आई मेंट 299। ओके सर। क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर वही होगा ना, उसके बाद तो वो फ्लो करेगा। गुड पॉइंट, आपने मेरा ख्याल है पिक कर लिया, गलती हो गई। समझ आई बात? यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। सही है ना? क्योंकि देखो, 300, अगर उसका लोएस्ट टेम्परेचर 300 है, तो उसका मतलब है वो 301 के ऊपर भी फ्लो करेगा फ्लो। करेगा सर, यस ओके। हाँ, मैंने रिवर्स बोल दिया, आई वांटेड टू से 299, क्योंकि अगर उसके उस टेम्परेचर के नीचे हो तो तब वो फ्लो नहीं करेगा। यस सर। देखें, अगर मैं कभी मिस्टेक बना लूँ, इट इज़ पॉसिबल। अब इसी यही बात है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप इस तरह की चीज़ें सुने रिकॉर्डिंग में, यू कैन ऑलवेज पॉइंट इट आउट। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो ये नहीं समझिएगा कि आपको अगर गट फीलिंग लग रही है कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो ये नहीं समझिएगा कि रिकॉर्डिंग में तो सही है। मैं भी इंसान हूँ, आई कैन मेक मिस्टेक्स, सो प्लीज लेट मी नो। अच्छा, इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। यू शुड नो दैट लिक्विड फ्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पाइपलाइंस के अंदर हो सकते हैं, रेल कार्स में हो सकते हैं, ट्रक्स में हो सकते हैं, शिप्स में हो सकते हैं, बार्जेस में हो सकते हैं। बार्जेस आर टाइप ऑफ शिप ओनली, एक छोटी किस्म है शिप्स की, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय सी। देयर आर टू वेज ऑफ स्टोरिंग द लिक्विड फ्यूल्स, आइदर इन अंडरग्राउंड टैंक्स और अंडरग्राउंड कैबिन्स। कैबिन्स हम केव्स को बोलते हैं। केव्स जो होते हैं ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेट्रोलियम फ्रैक्शन जो है वो यूएस के अंदर है और कनाडा वगैरह में, तो उधर केव्स और कैबिन्स होते हैं। कैबिन इज अ टाइप ऑफ केव। Advantages and disadvantages of a liquid fuel. Liquid fuel की main these are going to be compared to solid fuels. The main advantage of a liquid fuel is they do not yield ash after burning. They are less storage space required comparatively. Higher calorific value compared to solid fuel. That is what you need. मैंने आपको उस दिन लिस्ट भी दिखाई थी। तो आपका जो सॉलिड फ्यूल था उसके मुकाबले में जो लिक्विड फ्यूल थी, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो सिग्निफिकेंटली हायर थी। यूनिफॉर्म कंबशन होती है, इट इज़ ईजली कंट्रोलेबल। जो आपकी कंबशन है वो यूनिफॉर्म हो रही है, यू कैन ईजली कंट्रोल इट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं लिक्विड फ्यूल के? कॉस्टलियर देन सॉलिड फ्यूल्स, एक्सपेंसिव होते हैं। फर्स्टली दे आर मोर एक्सपेंसिव, देन उनकी प्रोसेसिंग के अंदर देयर एक्सपेंसेस विल फर्दर इंक्रीज। जब आप गैसोलीन इसको प्योरीफाई करेंगे, ऑयल इंडस्ट्री में जाएंगे, डिफरेंट स्टेप्स करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी। अनप्लेजेंट ओडोर ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन। फर्ज करें आपकी कंबशन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसके अंदर जो ओडोर है वो अनप्लेजेंट होती है, सेफ्टी वाइज भी और स्मेल वाइज भी। इसी तरह सम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्यूल्स एस्केप ड्यू टू इवेपोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। कुछ जो आपके फ्यूल्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं, you lose out on fuels, or they can cause damage in case if they are
not environment friendly. Special types of burners are needed for effective combustion. यानी कुछ लिक्विड फ्यूल ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको स्पेशल टाइप ऑफ बर्नर्स रिक्वायर्ड होंगे, एंड दिस वुड फर्दर ऐड टू द कॉस्ट बिकॉज आपकी प्रोसेस नहीं हो रही होगी इफ यू डू नॉट हैव द रिक्वायरमेंट. इसीलिए जब हम फ्यूल एंड कंबशन कर रहे हैं, वन ऑफ द CLO इज डिजाइन ऑफ बर्नर्स एंड फर्नेसेस. देयर आर स्पेशल टाइप्स जो आपके डिजाइन होते हैं फॉर दिस प्रोसेस. So that was, I think, all that we should know for a liquid fuel.